हेलो गाइज, वेलकम टू मेगा सॉल्वर। गाइज, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इस हम वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके मुख्य एलिमेंट जैसे कोर हो गया, वाइंडिंग इंसुलेशन, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज टर्मिनल, मेन एंड कंजर्वेटर टैंक, बुश रिले, रेडिएटर एंड कूलिंग टैंक, एक्सप्लोजन वेंट एंड टर्मिनल एंड बुशिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का ये जो पार्ट होता है ये मेन पार्ट होता है। इसी मेन पार्ट के अंदर ही हमारा जो ट्रांसफार्मर के एलिमेंट हो गए जैसे कोर हो गया, वाइंडिंग इंसुलेशन, ये सब रखे होते हैं और इसके अंदर हम फिर ऑयल फिल कर देते हैं। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर हमारा जनरली एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर देती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है। ट्रांसफार्मर को जनरली यूज पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। सपोज हम एक स्थान पे हाई पावर को जनरेट किए, हाई वोल्टेज को जनरेट किए, अब उस हाई वोल्टेज को दूसरे प्लेस पे ट्रांसमिट करना है तो हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम स्टेप डाउन के नाम से भी जानते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो हमारे ट्रांसफार्मर में जनरली जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आता है, ट्रांसफार्मर में पहले एक हाई वोल्टेज करंट आता है पावर हाउस से, फिर उस हाई वोल्टेज करंट को ट्रांसफार्मर हमारा लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर देता है, फिर लो वोल्टेज करंट हमारे घरों में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के जो मुख्य पार्ट होते हैं वो हो गया एक ये मेन टैंक। इसी मेन टैंक के अंदर हमारा कोर और वाइंडिंग होता है और फिर हम इसी मेन टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल कर देते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल में जनरली नेफ्था ऑयल को यूज़ किया जाता है। नेफ्था ऑयल एक हमारा डाई इलेक्ट्रिक टाइप का ऑयल होता है और ये हमारा एक कंजर्वेटिव टैंक होता है। हैवी ट्रांसफार्मर में ही कंजर्वेटिव टैंक लगा होता है और जो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें कंजर्वेटिव टैंक नहीं लगा होता है। ये ब्रेजर है, बुश रिले है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एक्सप्लोजन वेंट है, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम चलिए पहले देखते हैं हमारा एक कोर और वाइंडिंग क्या होता है। जैसे कि हमारा दिख रहा है ये हमारा एक कोर है और इस कोर को बनाने के लिए हम जनरली सिलिका आयरन या फिर स्टील का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा ये पूरा एक कंपोजिट टाइप का नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे हम सीट को ज्वाइंट करके बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमारे इस टाइप का बहुत सारे सीट होते हैं। इन सारे सीट को हम आपस में ज्वाइंट करके एक कोर को बना लेते हैं। और एक कोर का जो शेप है ये ई और आई टाइप का शेप है। और ऐसे हमारा एल और एल टाइप का शेप होता है, यू और आई टाइप का शेप होता है, ई और आई टाइप का शेप होता है, ई और ई टाइप का शेप होता है। इस टाइप का शेप के कोर तैयार किए जाते हैं। और एक और बनाने के लिए एक जैसा एक ये सीट हो गया और ये दूसरा सीट हो गया, इन दोनों सीट के बीच में एक बर्निश का लेप लगा दिया जाता है। ये बर्निश का लेप क्या होता है कि इन दोनों के बीच में सपोज अगर गैप रहेगा तो यहाँ पे ईडी करंट जनरेट हो जाएगी और बर्निश का लेप लगा देने से वो गैप बर्निश कवर कर लेगा, यानी कोई भी गैप नहीं बचेगा, तो ईडी करंट नहीं जनरेट करेगी। ईडी करंट जो होता है वो मेन करंट को भी लॉस कर देता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर ईडी करंट ना जनरेट हो। तो ईडी करंट गैप रहेगा तो जनरेट हो गए, तो गैप ना रहे इसलिए हम यहाँ पे एक बर्निश का लेप लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। अब हम चलिए जान लेते हैं कि ये जो कोर होता है वो कोर क्यों लगाया जाता है। जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक और हमारा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि एक निश्चित डायरेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक फ्लो हो। चलिए हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग टाइप का कॉइल हो गया। कॉइल मतलब वही वायर जिसे हम चारों तरफ कोर में लपेट देते हैं, उस टाइप का एक हमारा एक कॉइल हो गया। अब इस कॉइल में हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करेंगे। अल्टरनेटिंग जब वोल्टेज इसमें जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के एरिया में हम कोई दूसरा कॉइल लेके आएंगे जो कि इस प्राइमरी कॉइल से टच नहीं रहेगा, लेकिन ये प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा उस एरिया में आएगा, तो इस वाले वाइंडिंग में भी वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, यानी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जैसा कि इसमें हम भी देख पा रहे हैं ये हमारा एक प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अब यही मैग्नेटिक फ्लक्स के फील्ड में हम दूसरा एक कॉइल लेके आए हैं तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो गया है, यानी वोल्टेज जनरेट हो गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस में चला जा रहा है। जो इधर का हमारा पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी 50% से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लॉस में चला जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लॉस में ना जाए इसलिए हम कोर को यूज करते हैं। जैसा कि हमारा एक कोर है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारा एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। हमने प्राइमरी वाइंडिंग में एक अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई किया, अल्टरनेटिंग का करंट को सप्लाई दिया तो यहाँ पे हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस ना हो इसलिए हमने यहाँ पे एक कोर का यूज किया, ये हमारा कोर है। कोर का यूज किया। अब कोर क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक
डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा 99% मैग्नेटिक फ्लक्स वो कोर से सेकेंडरी वाइंडिंग तक ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हमें एक अच्छा वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगा। सपोज जितना ज़्यादा हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस होगा उतना हम वोल्टेज को लॉस कर देंगे। तो वोल्टेज ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए हम यहाँ पे कोर का यूज करते हैं। अब ये वाइंडिंग क्या होता है? ये वाइंडिंग जैसे एक वायर होता है कॉपर का, और इस कॉपर वायर को इस कोर के एक साइड में चारों तरफ ऐसे लपेट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लपेट दिया गया और एक इस साइड वायर को लपेट दिया गया, इसी को वाइंडिंग कहते हैं। और इस साइड जो होता है एक प्राइमरी टाइप का वाइंडिंग होता है और दूसरे साइड जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। और इस सारे वाइंडिंग को यानी कोर और इस वाइंडिंग को उठा के इस ट्रांसफार्मर के अंदर फीड कर दिया जाता है और इसमें ऑयल फिलअप कर दिया जाता है। उस ऑयल को हम नेफ्था ऑयल बोलते हैं, जो कि एक ड्राई इलेक्ट्रिक टाइप का ऑयल होता है, यानी उसमें करंट जनरेट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर सपोज कि ऐसा हम ऑयल इसमें फिल करते हैं जिसमें करंट फ्लो होगा तो पूरे ट्रांसफार्मर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ट्रांसफार्मर पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो हो इसलिए हम डाई इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ फ्लूइड यूज करते हैं, जो कि हमारा एक नेफ्था ऑयल है। नेफ्था ऑयल जनरली एडी करंट को जनरेट नहीं होने देता है और ये ट्रांसफार्मर में कूलिंग भी प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम जानते हैं मेन एंड कंजर्वेटर टैंक के बारे में। इस फिगर हम देख रहे हैं ये हमारा जो है टैंक है, ये हमारा मेन टैंक है और ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है। इन दोनों टैंक में हमारा ऑयल भरा होता है और इस मेन टैंक के अंदर ही हमारा कोर और वाइंडिंग वगैरह होता है। कोर वाइंडिंग को रख के हम ऑयल फिलअप कर देते हैं। ऑयल फिलअप करने से पहले हम जैसे इसमें कोर और वाइंडिंग को फिट किए और यहाँ पे हम ये नट और बोल्ट से इसको हम टाइट कर देंगे। कुछ कुछ ट्रांसफार्मर को हम वेल्डिंग से भी ज्वाइंट करते हैं, एक प्लेट रख के वेल्डिंग से ज्वाइन कर देंगे। और हमारे कंजर्वेटर टैंक के थ्रू हम इसमें ऑयल भरेंगे। हमारा वाल्व है, इस वाल्व से ही हम ऑयल फिलअप करेंगे तो ऑयल हमारा कंजर्वेटर टैंक से होते हुए ये मेन टैंक में आ जाएगा और मेन टैंक के अंदर ही हमारा कोर और वाइंडिंग है। अब ये ऑयल का काम क्या होता है और ये कंजर्वेटिव टैंक का क्या काम होता है? सपोज कि हमारे मेन टैंक में ऑयल भरा हुआ है और ट्रांसफार्मर हमारा हाई वोल्टेज से परफॉर्म कर रहा है और ये ऑयल जब हमारा ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से परफॉर्म करेगा तो इसके अंदर जो ऑयल होगा वो हीटअप होगा। अब कोई भी चीज़ को हम हीटअप करेंगे, कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ को हीटअप करेंगे, डेंसिटी कम होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जैसे कि हम दूध होता है, दूध को अगर हम हीटअप करते हैं तो उसका डेंसिटी कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी दूध ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो ऐसे इस मेन टैंक के अंदर ऑयल रहेगा, जब ऑयल हीटअप होगा तो ऑयल ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो ऑयल ऊपर की तरफ फ्लो होगा, अगर हम यहाँ पे कंजर्वेटिव टैंक को नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। तो जो हाई वॉल्यूम ऑयल है वो जाके फिर कंजर्वेटिव टैंक में स्टोर हो जाएगा और इस कंजर्वेटिव टैंक में भी ऑयल पहले से भी कुछ रहेगा, लेकिन पूरा इसको हम फिल नहीं कर रहे, आधा ही फिल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा एक कंजर्वेटिव टैंक है और इसमें आधा पोर्शन पे ऑयल भरा हुआ है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है और आधा पोर्शन इसका खाली है, यानी यहाँ पे एयर है। ठीक है, जब यहाँ से हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप होगा यानी इसके अंदर जो ऑयल रहेगा वो भी हीटअप होगा और हीटअप होने के बाद ये ऑयल ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो ये जाके कंजर्वेटिव टैंक में स्टोर हो जाएगा। कंजर्वेटिव जो टैंक में स्पेस रहेगा वो फिर वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा और इससे हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से भी बच जाएगा। अब सपोज कि हमारा ऑयल यहाँ पे मेन टैंक से कम हो रहा है और किसी चीज़ को हीटअप करेंगे वो कम होगा, तो कुछ दिन बाद जैसे इस मेन टैंक में ऑयल का लेवल कम होगा तो यहाँ पे जो ऑयल रहेगा यानी कंजर्वेटिव टैंक में जो ऑयल रहेगा वो ऑयल इस मेन टैंक में आ जाएगा, उस मेन टैंक में आ जाएगा ऑयल का लेवल, अगर ये मेन टैंक में कम होगा। और यहाँ पे जो ऑयल है वो ऑयल अगर मेन टैंक में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगा और जब स्पेस क्रिएट होगा तो बाहर से हमारा जो एयर है, यहाँ से एयर है वो मेन टैंक में आएगा, यानी सॉरी कंजर्वेटिव टैंक में आएगा। फिर वो एयर कंजर्वेटिव टैंक से मेन टैंक में भी जा सकता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एयर में हमारा क्या होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब नमी होता है। अगर वो नमी अगर कंजर्वेटिव टैंक में आ गया और कंजर्वेटिव टैंक से मेन टैंक में आ गया तो वहाँ पे वो लॉसेस क्रिएट करेगा और फिर ट्रांसफार्मर के अंदर करोजन भी क्रिएट कर देगा। इस लॉसेस और करोजन से हम बचने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रीदर का यूज करते हैं। अब ब्रीदर क्या होता है? ब्रीदर में जनरली एक सिलिका जेल भरा होता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा है, जब हमारा कंजर्वेटिव टैंक से ऑयल हमारा मेन टैंक में जाएगा यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा और एयर फिलअप होगा, एयर हमारा इधर से जाएगा यानी ब्रीदर से होते हुए जाएगा कंजर्वेटिव टैंक में। तो एयर में हमारा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर भी कंजर्वेटिव टैंक में जा सकता है, तो मॉइस्चर कंजर्वेटिव टैंक में ना जाए इसके लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं। ब्रीदर में हमारा एक जनरली सिलिका जेल लगा होता है और सिलिका जेल काम क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी मतलब एयर में जो भी मॉइस्चर या नमी रहेगी उसको ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके सिलिका जेल के ही नीचे एक हमारा और एक पार्ट होता है, इसमें हमारा ऑयल फिलअप होता है। और ये ऑयल हम इसलिए फिलअप करते हैं क्योंकि एयर में हम जानते हैं कि सॉइल भी होता है, मिट्टी होता है, धूल कण ये सब भी होते हैं, तो ये सब भी ट्रांसफार्मर के अंदर ना जा सकें इसलिए हम यहाँ पे एक ऑयल का पार्ट लगा देते हैं और ये ऑयल क्या करता है, उस धूल कण सॉइल को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कंजर्वेटिव टैंक में हमारा जो भी पार्ट जाएगा, एयर का मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो प्योर रहेंगे, यानी फ्रेश एयर जाएगा कंजर्वेटिव टैंक में। फिर क्या है कि वो एयर अगर मेन टैंक में भी जाएगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का लॉसेस या करोजन क्रिएट नहीं होगा।
ठीक है, तो हमारा ये मेन टैंक हो गया, ये हमारा कंजर्वेटिव टैंक हो गया। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो बुच रिले है। बुच रिले जनरली कंजर्वेटिव टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक बुच रिले है जो कि यहाँ कंजर्वेटिव टैंक और मेन टैंक से अटैच है, और ये बुच रिले का ही पार्ट है। यहाँ से ऑयल हमारा जा रहा है मेन टैंक से टू कंजर्वेटिव टैंक में, और ये बुच रिले में हमारा एक लोअर टाइप का फ्लोट होता है, अपर फ्लोट होता है, और एक ग्लास ब्लिड होता है। इस ग्लास ब्लिड एक टाइप का स्विच होता है, मरकरी टाइप का स्विच होता है। सपोज कि हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है, तो जो हीटेड ऑयल है मेन टैंक से हमारा कहाँ पे जाएगा, बुच रिले होते हुए कंजर्वेटिव टैंक में जाएगा, और ये हीटेड ऑयल ही हमारा ये पारा को यानी मरकरी को गर्म कर देगा। जब मरकरी हमारा गर्म होगा तो यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगा, और स्विच ऑन होगा, अलार्म बजेगा, या फिर पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी पूरे सिस्टम को बंद कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे बुच रिले का यूज करते हैं। बुच रिले का यूज इसलिए होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर ताकि ब्लास्ट ना हो। अगर ज़्यादा ओवर हीटेड हो रहा है, ओवर हीटेड होगा तो ये बुच रिले क्या कर देगा, पूरे सिस्टम को ऑफ कर देगा, जिससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाएगा। हम जानते हैं एक्सप्लोजन वेंट एंड रेडिएटर टैंक क्या होता है। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर पार्ट दिख रहा है, यही हमारा एक्सप्लोजन वेंट है। अब एक्सप्लोजन वेंट क्यों लगाया जाता है? सपोज कि कभी कभी हमारा बुच रिले खराब भी हो सकता है। सपोज कि हमारा ट्रांसफार्मर ओवर हीटेड हो गया है, बट बुच रिले खराब होने की वजह से ट्रांसफार्मर हमारा शट डाउन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, एक्सप्लोजन वेंट लगा देंगे, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बच जाए। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक्सप्लोजन वेंट का जो ये बाहर वाला पार्ट होता है वो लो मेल्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है। सपोज कि हीटेड ऑयल हमारा ये एक्सप्लोजन वेंट में आएगा और यहाँ पे स्टोर होने लगेगा, और यहाँ पे स्टोर होने के बाद इस मटेरियल को ये मेल्ट कर देगा, यानी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से पहले ही ये मटेरियल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और फिर मेल्ट होने के बाद जो हीटेड ऑयल रहेगा यहाँ से हमारा बाहर निकल आएगा, और ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट होने से बच जाएगा। और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ ऐसे टाइप के ट्यूब लगे होते हैं, इसे ही हम रेडिएटर ट्यूब बोलते हैं। इन रेडिएटर ट्यूब के अंदर एक छोटे छोटे टाइप के छिद्र होते हैं, जिससे हमारा कि ये हीटेड जो ऑयल होता है मेन टैंक से, वो इस रेडिएटर टैंक में जाएगा, और इस रेडिएटर टैंक के चारों ओर एयर के मॉलिक्यूल होंगे। एयर के मॉलिक्यूल इस हीटेड ऑयल को कूल करेंगे, और फिर से कूल होने के बाद ये कूल ऑयल फिर से मेन टैंक में जाएगा, और मेन टैंक में जो ऑयल रहेंगे हीटेड ऑयल उनको भी कूल करेगा। इस प्रकार से ये रेडिएटर मेन टैंक में कूलिंग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे चारों तरफ ऑयल है। अब जब हम हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई देंगे, कुछ समय बाद ये हमारा ऑयल हीटअप होगा। हीटअप होने के बाद ये ऑयल यहाँ पे हमारा जाएगा सारे ट्यूब में, इस साइड भी आएगा ट्यूब में, और इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छोटे छोटे छिद्र से वो पास होते हुए फिर ये मेन टैंक में जाएगा, और यहाँ पे हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल हैं इस साइड, ये एयर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस हीटेड ऑयल को कूल कर देंगे, और फिर एक हीटेड कूल ऑयल इस हीटेड ऑयल को कूल कर देगा। इससे हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटेड नहीं होगा। इसलिए हम रेडिएटर टैंक का यूज करते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप ना हो, और ज़्यादा हीटअप होगा तो ट्रांसफार्मर हमारा ब्लास्ट या और अदर डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। और जहाँ पे हैवी ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे हम एक फ़ैन लगा देते हैं इस रेडिएटर के पास में, ताकि कूलिंग जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से हो पाए। इसके बाद जो हमारा मुख्य पार्ट होता है ट्रांसफार्मर को, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज टर्मिनल होता है। जैसे कि हम पहले बात किए थे कि ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। सपोज स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, उसमें ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा, तो यानी हम जो हाई वोल्टेज टर्मिनल होगा वो हम प्राइमरी वाइंडिंग में लगाएंगे, और लो वोल्टेज टर्मिनल हम सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाएंगे। और सपोज हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज कहाँ क्रिएट होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा हो गया हाई वोल्टेज टर्मिनल और लो वोल्टेज टर्मिनल। तो हमारा ट्रांसफार्मर के सारे जो मेजर पार्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, नेफ्था ऑयल होता है, वो किस टाइप का होता है, जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक टाइप का होता है, यानी नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव टाइप का होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और हमने सारे पार्टों को भी डिस्कस कर लिया। मेन टैंक को हमने देखा, बुशिंग क्या होता है, और ये ऑयल गेज जो कि हमारा ये कंजर्वेटिव टैंक में लगा होता है। ऑयल गेज का काम क्या होता है कि एक कंजर्वेटिव टैंक में मेजर करता है कि ऑयल का लेवल कितना है। सपोज मेन टैंक से ऑयल कम हुआ तो ऑयल क्या होता है, कंजर्वेटिव टैंक से मेन टैंक में आ जाता है, और यहाँ पे ऑयल खाली हो जाता है। तो ये हमारा जो ऑयल गेज है बता देता है कि हाँ कंजर्वेटिव टैंक से ऑयल खाली हो गया, तो हम इस कंजर्वेटिव टैंक में और ऑयल फिलअप कर देते हैं, और इससे हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर काफ़ी सालों तक परफॉर्म करता रहता है। और हमने ये ब्रीदर के बारे में भी देखा, जो कि जो एयर इस कंजर्वेटिव टैंक में जा रहा है उस एयर का मॉइस्चर और सॉइल को एब्जॉर्व कर लेता है। बुच रिले काम क्या होता है, बुच रिले अगर ट्रांसफार्मर हमारा ओवर हीटेड हो गया है तो बुच रिले उस वक्त ट्रांसफार्मर को शॉर्ट ऑफ कर देगा और ब्लास्ट नहीं होगा ट्रांसफार्मर, और ये रेडिएटर हमारा ट्रांसफार्मर को कूल करेगा। इसी टाइप से हमने सारे ट्रांसफार्मर के एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया।
आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।